डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए। पूरे 4 साल हो गए आपसे इलाज कराते हुए, मेरी ये बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। देखिए, हम जो कुछ कर सकते थे हम करके देख चुके हैं। हमने कई तरह के चर्म रोगों का इलाज किया है, लेकिन आपकी बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही। देखिए, अब मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, फिर भी अगर आप चाहें तो कहीं और से इलाज करवा कर देख सकते हैं। कहीं और से इलाज करवा लें? ये क्या कह रहे हैं आप? इतने सालों तक फीस और दवाइयों के नाम पर हमारी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, और अब जब इनकी हालत इतनी खराब है तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, मुझे भी ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मेडिकल साइंस में अभी तक इस तरह की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता। और इसी के साथ शहर के सबसे बड़े अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर ने ताराचंद और उसकी पत्नी सुनीता के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर वहां से चला गया। ताराचंद और सुनीता एक दूसरे को देखते रहे। वो दोनों ही चुप थे, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू उन दोनों का दर्द बयां कर रहे थे। एक वक्त था जब ताराचंद अपने गांव जगनपुर का सबसे अमीर सेठ हुआ करता था। गांव में उसके पास खूब जमीन जायदाद थी। इकलौता बेटा भी पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी कर रहा था, तो किसी बात की कमी का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर अचानक ही ताराचंद को एक बीमारी हो गई। शुरुआत में उसके शरीर पर कुछ लाल लाल निशान से बने, और फिर धीरे धीरे वो निशान घाव में बदल गए। तकलीफ बढ़ी तो शहर में इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन ताराचंद की बीमारी वक्त के साथ और भयानक होती गई। दिन ब दिन इलाज का खर्च बढ़ता रहा तो गांव की सारी जमीन जायदाद भी बिक गई। शुरू में कुछ दिन तो बेटे ने सहारा दिया, लेकिन फिर ताराचंद की हालत बिगड़ती देखकर वो भी पीछे हट गया। बेटा अनिकेत, डॉक्टर साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। कह रहे हैं कहीं और से इलाज करवा कर देख लो। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। करना क्या है माँ? मेरी मानिए तो अब आप भी उम्मीद छोड़ दीजिए। पापा का कुछ नहीं हो सकता अब। तो क्या कहना चाहता है तू? उन्हें छोड़ दूं इस हाल में? बेटा, ऐसे अस्पताल में कब तक रहेंगे वो? उन्हें घर तो ले जाना होगा ना। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं उन्हें घर कैसे ले आऊं? यहां रीमा है और अंकुश भी तो अभी कितना छोटा है। अगर पापा की ये बीमारी हम में से किसी को... देखो माँ, भले ही इस वक्त मेरी बातें आपको बुरी लग रही हो, लेकिन सच यही है कि अब पापा को घर नहीं लाया जा सकता। अगर आप घर आना चाहो तो मैं गाड़ी भिजवा देता हूं। नहीं बेटा, रहने दे, उसकी जरूरत नहीं है। इतना कहकर सुनीता फोन काट देती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये किस पाप की सजा मिल रही है? सबने मुंह मोड़ लिया है, पर आप तो ऐसा मत करो। कोई तो रास्ता दिखाओ प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। एक रास्ता है भाभी, जिससे कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है। सुनीता उस आवाज को पहचानती थी। वो फौरन पलटती है तो पीछे बृजमोहन खड़ा था, ताराचंद का पुराना दोस्त, जो अब भी जगनपुर में ही रहता था। भाई साहब, आप... बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहां देखकर। हाँ भाभी, मुझे जैसे ही ताराचंद के बारे में पता चला तो मैं मिलने चला आया। अब कैसा है वो? वो ठीक नहीं है भाई साहब, दिन रात दर्द से चीखते रहते हैं। वैसे भाई साहब, आप अभी किस रास्ते की बात कर रहे थे? कोई डॉक्टर है क्या आपकी नजर में जो इनका इलाज कर सकता है? नहीं भाभी, डॉक्टर तो नहीं है, पर एक कुआं है अपने गांव में, जिससे कुछ उम्मीद है। कुआं? कुएं से क्या होगा भाई साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं भाभी, अपने गांव में ही है वो जादुई कुआं। आपको पता है, उस कुएं का पानी चमत्कारी है। बड़े से बड़े रोग उस कुएं के पानी से ठीक हो गए, और खास करके चर्म रोगों पर तो उस कुएं का पानी बड़ा ही कमाल का असर कर रहा है। भाई साहब, अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो हम जरूर कोशिश करेंगे। सुनीता बृजकिशोर की मदद से ताराचंद को वापस उसके गांव जगनपुर लेकर जाती है। वहां पहुंचते ही ताराचंद सुनीता पर नाराज हो जाता है। क्यों लाई है मुझे यहां वापस? क्या कहेंगे सब मुझे इस हाल में देखकर? हैं? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये बृजमोहन ने जाने क्या पट्टी पढ़ा दी है तुझे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? है? देखिए, लोग क्या कहेंगे अब ये सोचने का वक्त नहीं है। बृजमोहन भैया हमारा इतना साथ दे रहे हैं, हमें तो इन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। सच तो यह है कि आपके अपने बेटे तक ने आपका साथ छोड़ दिया है।
तो अब भगवान के लिए आप कुछ मत सोचिए और चुपचाप हमारे साथ चलिए। ताराचंद आगे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो भी जानता था कि सुनीता की बात सही थी। इसके बाद बिना कुछ कहे वो जादुई कुएं के पास पहुंच गए जिसके बारे में बृजमोहन ने बताया था। वहां पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। दूर दूर से लोग वहां उस जादुई कुएं का पानी लेने आए हुए थे। सारा दिन लंबी लाइन में लगने के बाद शाम को कहीं जाकर ताराचंद का नंबर आया और वो उस जादुई कुएं के मालिक के सामने पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने कुएं के मालिक को देखा तो उसके चेहरे का रंग उतर गया। तुम तो वही भिखारी हो ना जिसे मैंने। हाँ सेठ जी, मैं वही हूँ जिसे तुमने धक्के मारकर अपने खेत से बाहर निकाल दिया था। मालिक, बहुत प्यास लगी है, अपने कुएं से बस थोड़ा सा पानी पिला दो, भगवान आपका भला करेगा मालिक। क्या बक रहा है? तू और मेरे कुएं से पानी पिएगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? चल निकल यहां से और जाकर किसी गंदे नाले का पानी पी, समझा? ये सब कुछ तब हुआ था जब ताराचंद बिल्कुल ठीक था और अपने गांव में उसके बराबर कोई अमीर नहीं था। उस भिखारी का नाम भोला था जिसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए ताराचंद ने उसे अपने कुएं से पानी देने से मना कर दिया था और तो और अपने खेत से बाहर निकलवा दिया था। तुमने तो उस दिन मेरी मदद नहीं की, लेकिन फिर गांव के इसी जंगल में मुझे एक चमत्कारी बाबा मिले जिन्होंने मुझ पर तरस खाकर मेरी मदद की और मुझे पानी पिलाया। फिर मैंने कई महीनों तक उन बाबा की पूरे मन से सेवा की तो उन्होंने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे यह जादुई कुआं दिया। इसके पानी में ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि इसे पीने और इससे नहाने से बड़े से बड़ा रोग दूर हो सकता है। बस तब से लेकर आज तक मैं इस कुएं की रखवाली कर रहा हूं, साथ ही इसके जरिए लोगों की मदद भी कर रहा हूं। सब कुछ जानने के बाद ताराचंद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। वो उसी वक्त भोला के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, मैं समझ गया, ये सब मेरे किए की ही सजा है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वही पलटकर मेरी किस्मत ने मेरे साथ किया है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैं अपनी अमीरी के घमंड में चूर था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि इंसान के कर्म ही उसका भविष्य लिखते हैं। मैंने तो उस दिन तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन भगवान के लिए तुम मेरी मदद कर दो। मैं जान गया हूं कि क्यों शहर के नामी डॉक्टर भी मेरा इलाज नहीं कर सके, क्योंकि मुझे लौटकर तुम्हारे सामने ही आना था। वैसे तो मेरे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन जितना कुछ भी बाकी है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। बस भगवान के लिए अपने इस जादुई कुएं से थोड़ा सा पानी मुझे दे दो, बस थोड़ा सा दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा और कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ताराचंद को इस तरह गिड़गिड़ाता देखकर भोला को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने कुएं से एक बाल्टी पानी निकाल कर देता है और उससे कहता है, और इस पानी के बदले मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी हालत काफी खराब है, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास ही में मेरा घर है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। भोला के कहने पर ताराचंद उसके घर में रुक जाता है। कुछ ही हफ्तों तक उस जादुई कुएं का पानी इस्तेमाल करने से उसकी तबीयत में काफी सुधार दिखने लगता है और फिर कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ताराचंद का शरीर तो पहले की तरह हो चुका था, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। वो भी अब भोला की तरह रहम दिल और एक अच्छा इंसान बन गया था और गांव में ही रहकर अब वो जरूरतमंदों की मदद करने लगा।